नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्याज की फसल से कमाए फायदा, मछली पालन दे रहा रोजगार, इस साल गेहूं की फसल से होगा किसानों को मुनाफा, जाड़े के मौसम में तैयार करें सब्जियों की नर्सरी और आलू उत्पादक किसान रहें सावधान। अब समाचार विस्तार से। प्याज एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है। इसका महत्व केवल स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के कारण भी है। भारत में उत्पादित प्याज की विदेशों में अच्छी मांग है। मात्रा के रूप में निर्यात में प्याज का स्थान प्रथम है। मछली पालन सेक्टर ने देश में करीब 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रखा है। दुनिया में मछली उत्पादन का करीब 4.5% हिस्सा भारत में होता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का एक आंकड़ा बताता है कि 1990 से 2010 के बीच यानी 20 सालों में भारत में मछली का उत्पादन दोगुना हो गया। अब की बार मौसम की मेहरबानी के चलते गेहूं की जो अगेती बुवाई की है उसे क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होने की उम्मीद नजर आ रही है। कई वर्षों से दिसंबर के महीने में भी गेहूं की बुवाई करने वाले किसान और पछेती किस्मों को सहारा लेने वाले किसानों के लिए इस बार मौसम ने बेहतरीन मौका उपलब्ध करवाया है। लौकी, तोरई, तरबूज, खरबूजा, पेठा, खीरा, टिंडा, करेला आदि की खेती मैदानी भागों में खूब की जाती है। इन सब्जियों की अगेती खेती जो अधिक आमदनी देती है, करने के लिए पॉली हाउस तकनीक में जाड़े के मौसम में इन सब्जियों की नर्सरी तैयार करके की जा सकती है। पहले इन सब्जियों की पौध तैयार की जाती है तथा फिर मुख्य खेत में जड़ों को बिना क्षति पहुंचाए रोपण किया जाता है। इन सब्जियों की नर्सरी तैयार करने के लिए बीजों को पॉलीथीन की थैलियों में बोया जाता है। किसान भाइयों, खेती बाड़ी के साथ साथ आपके लिए बकरी पालन एक अच्छा व्यवसाय साबित हो सकता है। बकरियों को पालने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। ये हर प्रकार के जलवायु में रह लेती हैं। इनको पालने का खर्चा काफी कम है। किसी भी अन्य पशु की तुलना में दाना पानी कम खाते हैं। बकरी हर प्रकार के पेड़ पौधे व झाड़ियों को खा सकती है। बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। कोई भी बेरोजगार युवक या किसान इस व्यवसाय को शुरू कर सकता है। बैंकों से लोन भी आसानी से मिल जाता है। इन दिनों मौसम में नमी रहने के कारण आलू उत्पादक किसानों को सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि आलू की फसल पर पछेता झुलसा रोग का हमला हो सकता है। मौसम में ज्यादा दिन नमी रहने के कारण पत्तों के किनारे धब्बे बन जाते हैं, जो कि बाद में काले पड़ जाते हैं। इसके बाद सफेद फफूंद पत्तों के निचले हिस्से में सुबह के समय में नजर आती है। ज्यादा बीमारी की हालत में पत्ते खराब हो जाते हैं और आलू पर भी भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसके कारण आलू खोदने से पहले ही जमीन में गल जाता है व किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस रोग से बचाव के लिए इंडोफिल M45 या एंट्राकोल 500 से 700 ग्राम दवा 250 से 350 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। यदि बीमारी का हमला ज्यादा हो तो वहां रिडोफिल गोल्ड या करजेट M8 का सेक्टिन 60 WG 700 ग्राम या 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों की। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। इलाहाबाद की मंडी में गेहूं का भाव 1575 रुपये प्रति कुंतल, फैजाबाद में 1580 रुपये प्रति कुंतल, रामपुर की मंडी में गेहूं का भाव 1540 रुपये प्रति कुंतल और सुल्तानपुर की मंडी में गेहूं 1520 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो इलाहाबाद की मंडी में चावल का भाव 1985 रुपये प्रति कुंतल, फैजाबाद की मंडी में 2025 रुपये प्रति कुंतल,
रामपुर की मंडी में 1960 रुपये प्रति कुंतल और सुल्तानपुर की किसान मंडी में चावल का भाव 2020 रुपये प्रति कुंतल रहा। सरसों के भाव पर नजर डालें तो इलाहाबाद की मंडी में सरसों 3460 रुपये प्रति कुंतल, फैजाबाद की मंडी में सरसों का भाव 3185 रुपये प्रति कुंतल, रामपुर की किसान मंडी में सरसों का भाव 3110 रुपये और सुल्तानपुर की मंडी में सरसों 3220 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से बिकी। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो इलाहाबाद की मंडी में आलू का भाव 645 रुपये प्रति कुंतल, फैजाबाद की मंडी में आलू 720 रुपये प्रति कुंतल, रामपुर में आलू 675 रुपये और सुल्तानपुर की मंडी में आलू का भाव 650 रुपये प्रति कुंतल का रहा। आखिर में एक नज़र टमाटर की कीमतों पर भी। इलाहाबाद की मंडी में टमाटर का भाव 1015 रुपये, फैजाबाद की मंडी में टमाटर 1065 रुपये प्रति कुंतल, रामपुर की मंडी में 965 रुपये प्रति कुंतल और सुल्तानपुर की मंडी में टमाटर अधिकतम औसत भाव 1710 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से दर्ज किया गया। किसान भाइयों, ये थे प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव। अनुमति दीजिए, मिलते हैं समाचारों के अगले अंक में। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचार के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन हमारे कार्यक्रम का सजीव प्रसारण होता है और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान तुरंत फोन के द्वारा अपने विशेषज्ञ के माध्यम से कराते हैं। अब आपको जिज्ञासा होगी कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है दलहनी फसलों में सामयिक कार्य। इस विषय से संबंधित कोई समस्या है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। उठाइए कागज़ और कलम, लिखिए हमारा फ़ोन नंबर है 0522
2288689698 हमारा अगला नंबर है 052222057556 हमारा टोल फ्री नंबर जिस पे आप निःशुल्क बात कर सकते हैं 1800 तो किसान भाइयों, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह। आप हैं विभागाध्यक्ष भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से। तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और हम बात करने जा रहे हैं दलहनी फसलों में सामयिक कार्य के बारे में कि इस समय समसामयिक क्या होना चाहिए। सबसे पहले मौसम से प्रारंभ करें। जिस तरह की ठंडक रही, 3 डिग्री 4 डिग्री पारा आ गया, उसके बाद बरसात हो गई, तो ये जो रहा बदलाव, मौसम का बदलाव देखते हुए हमारी फसलों पर क्या असर पड़ा और हमारे किसानों को इससे निपटने के लिए क्या मैनेजमेंट अपनाना चाहिए, क्या फसल प्रबंधन करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि दिसंबर के द्वितीय पक्ष में माने 20 दिसंबर के बाद से एक कोहरा वातावरण छाया रहा पूरी तरह से। तापक्रम भी बहुत ज़्यादा गिर गया, कभी कभी 2 डिग्री 3 डिग्री तक जो है मिनिमम टेम्परेचर जो कहते हैं, न्यूनतम तापक्रम। और जो हमारा नया वर्ष आया 1 जनवरी को, बरसात भी हमारे प्रदेश के लगभग हर जिलों में, पश्चिम उत्तर प्रदेश को छोड़कर लगभग हो गई। तो इस समय वर्तमान में किसान भाइयों के खेतों पर जो दीर्घकालीन अरहर है जिसकी की बुआई जुलाई में होती है और जा करके वो मार्च के अंत में अप्रैल के प्रथम पक्ष में कटती है, वो फसल खड़ी है। दूसरी जो है चना है, तीसरा मसूर है, चौथा मटर है। 3 जो है रबी की फसलें हैं, चना मसूर मटर, और एक जो है हमारी खरीफ की फसल है जो वर्तमान में। डॉक्टर साहब, हम चारों फसलों के बारे में बात करेंगे। एक किसान भाई हैं, हर्ष जी हैं बनारस से हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो हेलो हेलो, लगता है हर्ष जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो डॉक्टर साहब, हम चर्चा जारी रखते हैं। आपने 4 चीजें बताई, अरहर, चना, मटर, मसूर, जी, जो ऐसी फसलें हैं जो खेतों में खड़ी हैं। जी। तो इनका क्या क्या बरसात से कुछ तो फायदा हुआ होगा? देखिए, जैसे देखिए चना और मसूर और मटर, इनमें किसान भाइयों को बार बार होता था कि इनको पाला पड़ सकता है, अरहर को भी। तो एक जो है हमेशा हम लोग ये संस्तुत किए थे जब तक बरसात नहीं हुई कि एक किसान भाई हल्की सिंचाई कर दें, क्योंकि जब जब नमी कमी रहती है खेतों में, विशेष करके अगर हम बुंदेलखंड की बात करते हैं, चित्रकूट जनपद है, बांदा, जहाँ की पहाड़ों के नीचे किसान भाई अरहर की खेती किए हुए हैं, वहाँ पानी का साधन भी नहीं है, पानी दे भी नहीं पाते हैं, तो वहाँ पाले का प्रकोप बड़ा भयंकर होता है। हमेशा पानी वहाँ देने की संस्तुत की जाती है। तो जो 1 तारीख को बरसात होगी उसका एक फायदा भी है। अगर वो बरसात नहीं होती तो निश्चित तौर पर जो अरहर की फसल है, जब तापक्रम जनवरी का महीना चल रहा है, इसमें भी कम होने की संभावना है, तो जो बरसात होने से थोड़ी नमी हो गई है, तो अब जो पाले का प्रभाव है वो इन दलहनी फसलों पर अब बहुत कम पड़ेगा। तो एक तरह से जो बरसात हो गई वो हर दृष्टि से चना, मटर, मसूर के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि किसान भाइयों को सिंचाई करने की भी जो भारी मिट्टी से बुंदेलखंड की है, वहाँ पर अब सिंचाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारी मिट्टी में सिंचाई या तो बौछारी सिंचाई हो या तो स्प्रिंकलर जो सिंचाई होती है उससे हो, तब तो सिंचाई अच्छी हो जाती है। क्योंकि कभी कभी किसान भाई सिंचाई करने के चक्कर में जब ज़्यादा पानी दे देते हैं तो जो फसल चना, मटर, मसूर अच्छा होने के जगह पर वो खराब हो जाती है। तो ऐसे में किसान भाइयों के लिए जो बरसात हुई है वो बहुत ही फायदेमंद है। फिर भी हम किसान भाइयों को सलाह देना चाहते हैं कि जहाँ पर मसूर लगा है, चना लगा है और पानी का मतलब उतना ज़्यादा ज़मीन में अगर नमी कमी दिखाई देती है, तो अब जब फूल के बाद फलियां लगती हैं उस समय जो है 2% यूरिया का पानी छिड़काव कर देने से एक तो फसल को जो है नमी और साथ ही साथ जो है यूरिया तत्व के रूप में जो नाइट्रोजन है वो मिल जाता है। तो जो फसल की जो पैदावार है, जो मतलब फलियां बनती हैं, उनमें जो दाने हैं, उनमें सब चीज़ें हैं, वो बहुत बढ़िया से बनती हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने अवस्था जो बताई है फूल निकलते समय नहीं, फूल निकलने के बाद जब फलियां बनने तब पानी छिड़काव। हाँ, अब हम बात करेंगे। एक किसान भाई जुड़ रहे हैं फोन पे हमारे साथ में हैं। हेलो हेलो जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम है ब्रजेश कुमार यादव सर, मैं कौशाम्बी से बोल रहा हूँ। कौशाम्बी से बोल रहे हैं, बताइए यादव जी क्या समस्या है आपकी? सर, मेरी समस्या है कि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है हम तक। हेलो जी सर, मैं कौशाम्बी से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं 2 बीघा अरहर बोया हूँ और उसमें जो है 1 बीघे में तो बहुत ज्यादा बाढ़ गई है सर, उसमें फूल बहुत पहले लग गई। तो क्या ये कोहरा उसमें फूल लग गया, फर भी लग चुका है, तो क्या उसमें ये कोहरा उसमें क्या नुकसान कर सकता है सर? जी बिल्कुल,
देखिए कोहरा ये नुकसान कर सकता है। आप अरहर बहुत दिन से बोते होंगे और हम लोग हर साल वैज्ञानिक अनुभव भी करते हैं, जब जब कोहरा पड़ता है तो विशेष करके जो अरहर के फूल हैं वो 100% जो है गिर जाते हैं। और जब कोहरा वाला मौसम जब खत्म होता है, जैसे जनवरी के द्वितीय सप्ताह तक कोहरा अगर खत्म हो जाता है तो पुनः जो है अरहर में फूल आता है और फिर उसमें फलियां लगती हैं। लेकिन किसान भाई आपको मैं बता दूं, क्योंकि इस समय जो है फूल तो आपको नहीं उसमें दिखाई दे रहा होगा, जो पहले की फलियां लगी हैं उसमें थोड़े बहुत दाने बनेंगे, अब नए फूल आएंगे तो अच्छी फलियां लगेंगी। लेकिन इस समय एक चीज़ की जा सकती है, क्योंकि अरहर में जब फलियां लग जाती हैं तो अरहर के पौधे जो है झुक जाते हैं, तो दवा का छिड़काव करना, कभी कभी जब कीड़े लगते हैं तो कीड़े न लगें, उनका प्रकोप ज़्यादा फलियों पर न हो पावे, क्योंकि जब फलियां बनने के बाद अरहर में छिड़काव करना एक बहुत कठिन प्रक्रिया है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कितना भी आप दवा का घोल बना लीजिए, पूरी तरीके से अरहर के खेत में छिड़काव नहीं हो पाता है। डॉक्टर साहब इनको पहला करना चाहिए। हम ये हमारे एक किसान भाई हैं कुशीनगर से हैं, ये फोन पर जोड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो हेलो, लगता है संपर्क इनसे हमारा टूट गया, फोन पे हमारे साथ थे। तो आपने बताया कि फूल निकलने के बाद जब फलियां निकलती हैं तब पानी छिड़काव करना। हाँ, तो ये सभी में अरहर में या चना? नहीं, सब में, अरहर में भी करना, अरहर में उतना तो नहीं है, लेकिन जैसे चना है और ये क्या नाम है, मटर है और मसूर है, विशेष करके जो असिंचित वातावरण में किसान भाई खेती करते हैं, जिसे हमारा बुंदेलखंड सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मसूर, मटर और चने का रकबा लगभग 60%। उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, लेकिन अगर 7 जनपद हमारे उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के ऐसे हैं जो कि दलहनी फसलों के अंतर्गत 60% रकबा विशेष करके रबी का उन्हीं के जिम्मे जाता है। और वहां पर असिंचित दशा में खरीफ में वो खेत खाली रहते हैं और रबी में इन फसलों की खेती करते हैं, तो कभी कभी वहाँ पानी भी नहीं है और पानी देना भी कठिन होता है। इसलिए 2% यूरिया का पानी छिड़काव करना, पानी छिड़काव बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। अब हम बात करते हैं, आपने बताया मौसम से ये उन पे असर पड़ा है, अब हम बात करेंगे इनके पोषण की। जी। पोषण में एक तो पानी छिड़काव बताया, जी। कुछ लोग कुछ उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, उसमें कोई इस समय मतलब हमने बताया कभी कभी ये होता है, जिसे कभी ठंडक बहुत ज्यादा पड़ रही है तो इस ऐसी स्थिति में ये भी कहा जाता है, चूंकि तमाम किसान भाई लोग पोटास का प्रयोग भी 2% जो है पोटासियम युक्त जो है जो उर्वरक होते हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट है, उसका भी जो है 2% जो है घोल बना के, जैसे यूरिया की बात हुई है, इसको भी हम जो है छिड़काव कर सकते हैं। जी। आप सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं डॉक्टर साहब सुरक्षा की। जी। रोग और कीट ये ऐसे हैं जो इन फसलों को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी। तो हम कीटों से प्रारंभ करेंगे, कौन सा कीट है और इस अवस्था में जिस तरह से फसल है जी ये इसमें क्या नुकसान? देखिए इस समय जैसे मसूर है, मसूर की फसल में इस समय कभी कभी कि जब बदली वाला मौसम होता है, कोहरे वाला, तो बढ़वार तो बहुत अच्छी होती है, फसल भी देखने में बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि इस समय मसूर की फसल जो है इस प्रकार से इसको ये मसूर हाँ, ये मसूर की पौधे इस समय पूरी तरीके से ये फलियों में जो है मसूर का पौधा अब मतलब कुछ दिन में आएगा। अभी फूल की अवस्था में मसूर की फसल आ रही है। कभी कभी जब बदली फूल निकलने वाले हैं, हाँ इसमें फूल निकलने वाले हैं, देखिए ये सब कलियां बन चुकी हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें जब बहुत ज्यादा मतलब वो बढ़वार अच्छी हो जाती है तो इस मौसम में माहू का प्रकोप हो जाता है। अच्छा। सरसों में तो होता ही है, लेकिन मसूर में भी माहू कीट का मतलब प्रकोप हो जाने से उत्पादन बहुत घट जाता है। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मसूर की खेत की जो है निगरानी करें। जब उनको काले काले मसूर पर जो है वो दिखाई दे जो है माहू कीट, तो उनका नियंत्रण, अगर किसान भाई दवा का प्रयोग से रोगार एक दवा है जिसको डाइमेथियोएट कहते हैं, इसकी 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर दे। अगर फोर्स से अगर वो पानी का भी छिड़काव कर देते हैं तब भी जो है ये माहू कीट जो है बह जाएगा और उसका बचाव हो सकता है। अगर किसान भाई के पास पानी है, फोर्सफुली अगर पौधों पर उसको छिड़काव कर दे तो मतलब छिड़काव करना चाहिए इनको। डॉक्टर साहब हम इस पे चर्चा जारी रखेंगे। किसान भाई हमारे साथ हैं, जयप्रकाश जी हैं जालौन से फोन पर। हेलो। हाँ सर, ये बता रहे हमने छिड़काव कर दिया था मसूर में। मसूर में क्या हो गया था जयप्रकाश जी? हमने छिड़काव कर दिया था पहले 12 तारीख को छिड़काव कर दिया। हाँ, फिर तो उसके बाद हम 10 तारीख को छिड़काव करके लौटे, 2 दिन बाद पानी बरस गया, वो पीला हो गया, कहीं कहीं बहुत जगह। नहीं, छिड़काव किस चीज का किया? माहू कीट के लिए छिड़काव किया था? छिड़काव कर दिया था, पानी, केवल पानी का छिड़काव किया था?
हाँ भाई, पानी की छिड़काव किया था, फिर पानी बरस गया। तो ऐसा है कि देखिए, आपने जब पानी का छिड़काव किया तो आपकी जमीन भारी है जालौन में, उसमें पानी थोड़ा बहुत आ गया, फिर बरसात हो गई, तो अब उसमें यही है कि अब आप थोड़ा इंतजार करिए, धूप आएगी तो आपका पौधा पुनः जो है उस प्रकार से हो जाएगा। उसमें किसी प्रकार का कृपया आप नाइट्रोजन युक्त किसी प्रकार का उर्वरक यूरिया या किसी के कहने पर आप प्रयोग न करें। नहीं कि भाई पीला हो गया यूरिया का प्रकोप, उससे क्या है वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा हो जाएगी तो मसूर में आपके फूल और फली कम लगेंगे। तो कृपया उसको देखा जाए। अब धूप निकलेगी तो पौधे पुनः उसी अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि दलहनी फसलों में जब काफी पानी जब लग जाता है तो पुनः उसमें जो है ना उसकी जड़ें जो है ना वो पोषक तत्व लेकर सही हो जाती है, वो खाना बनाना और उनको पहुंचाना ऊपर तक बंद हो जाता है। तो एक तरह से डॉक्टर साहब आपने बताया कि मसूर में जो माहू कीट लगता है उसको रोगोर दवा से 1.5% छिड़काव कर दें। हमारी चना भी है, मटर भी है, अरहर भी है, इनमें कौन सा कीट? देखिए, चना में तो अभी मतलब 1 महीने तक कोई बात नहीं, अभी तो फसल जो है चने की ये स्थिति में है। लेकिन इसमें भी देखिए ये काबुली चना है, ये सफेद फूल है, इसका मतलब काबुली चना है। अगर बैगनी फूल होता है तो हमारा वो देसी चना होता है। तो किसान भाइयों को ये मैं बताना उपयुक्त समझता हूं कि चने की फसल में अभी जो है कोई विशेष वो बात नहीं है, थोड़ा निगरानी करते रहें, क्योंकि वो जो फली बेधक है, जब फलियां लग जाती हैं तब उसमें जो है कीड़े का प्रकोप जो है होता है। फली बेधक जो लार्वा है, फली बेधक कीट लगता है। जा करके डॉक्टर साहब हम इस कीट के बारे में बात करेंगे। एक इलाहाबाद से किसान भाई हैं हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम ऋषिकेश शुक्ला है। ऋषिकेश शुक्ला जी, क्या जानना चाहते हैं आप? ये जानकारी मैं चाहता हूँ कि हमारी अरहर की जो फसल है, एक पेड़ मतलब सूखा जा रहा है। एक पेड़ सूख रहा है? हाँ हाँ। देखिए, ऐसा है कि जो दीर्घकालीन अरहर की फसल है उसमें उकठा की बीमारी 90 दिन के बाद ही पता चलती है। तो निश्चित आपने जुलाई में बोया है तो आज जो है वो 5-6 महीने की फसल हो गई है, लगभग 150 दिन की तो लगभग होने जा ही रही है फसल। तो ऐसे स्थिति में वो बीमारी जो है उकठा है। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा बार बार कि दलहनी फसलों में ये उकठा बीमारी से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी अच्छी प्रजातियां विकसित कर दिया है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में IPA 203 जो है उकठा अवरोधी प्रजाति विकसित की गई अरहर की। उसकी दीर्घकालीन प्रजाति का बीज ला करके बुआई अगले साल करें, तभी उकठा बीमारी ये बचा सकता है। उकठा लगने के बाद खेत में, क्योंकि उसकी तो जड़ ही सड़ करके उसमें काली धारियां बन जाती हैं, उसका कोई निदान नहीं है। मतलब उसकी जी बीजी से सोचना अब उनको यही है कि जैसे नरेंद्र अरहर 1 है, नरेंद्र अरहर 2 है, हमारे संस्थान में IPA 203 है। इन प्रजातियों का बीज जो है इलाहाबाद से कानपुर नजदीक है, आकर के हमारे यहाँ जनक बीज पैदा होता है, 5 किलो 1 एकड़ में पड़ता है। कृपया आप अगली साल बीज को बदल दें, आपका उकठा बीमारी का 100% निदान हो जाएगा। खड़ी अवस्था में कोई निदान नहीं है। डॉक्टर साहब, आप चने में फलियों में छिड़काव के बारे में बता रहे हैं जी, लेकिन एक किसान भाई और जुड़ रहे हैं गोरखपुर से हमारे साथ में, परवेज आलम जी। हेलो। हेलो सर जी, नमस्कार जी परवेज जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं मटर की खेती किया हूँ, उसमें कीड़े लग जा रहे हैं, उसकी दवा जानना चाहता हूँ। मटर की खेती? हाँ, देखिए, मटर में जो कीड़े लग जा रहे हैं उसके लिए मेरा आपको सुझाव है कि एक दवा है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड की दवा का छिड़काव आप तुरंत कर दें। उसकी मात्रा जो है 1 लीटर पानी में आधा मिलीलीटर दवा का प्रयोग करना है। माने आपके पास 10 लीटर की बाल्टी है तो 1 ढक्कन दवा 5 मिलीलीटर दवा आप मिला करके तुरंत छिड़काव कर देंगे तो जो भी आपके खेत में मटर में जो कीड़े लगे हुए हैं उनसे पूरी तरह से आपको सुरक्षा हो जाएगी। उसमें कुछ सोचना नहीं है, तुरंत इमिडाक्लोप्रिड दवा, इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग करें। हाँ, उसका जो है 0.5 मतलब आधा मिलीलीटर दवा 1 लीटर के हिसाब से, माने 15 लीटर का जो पीठ का जो स्प्रेयर होता है लादने वाला, उसमें जो है 1.5 से 2 ढक्कन दवा मिला करके किसान भाई तुरंत छिड़काव करें तो आपका जो है कीट से पूरी तरह सुरक्षा हो जाएगी। आप चने में बता रहे थे जो छिड़काव है फलियों आने पर, जी, उसमें देखिए फली बेधक के लिए जो है सबसे बढ़िया दवा है एक इंडोक्साकार्ब दवा है। पहले जो है इंडोसल्फान था, उस पर आप पूरी तरीके से बैन लग गया, सरकार ने लगा दिया है। तो एक इंडोक्साकार्ब दवा है जो अब प्रायः लगभग सभी जो सरकारी कृषि रक्षा इकाई है और बढ़िया जो हमारे रसायन के दवा के दुकानदार हैं उनके यहाँ इंडोक्साकार्ब दवा उपलब्ध है। इसकी भी मात्रा 1 लीटर पानी में जो है आधा मिलीलीटर, माने 10 लीटर की बाल्टी है तो 1 ढक्कन दवा किसान भाई जब देख लें
मान लीजिए कि 10 पौधा पर उनको 1-2 जगह उसका लार्वा हरा रंग का दिखाई दे, शुरू के ही अवस्था में छिड़काव कर देंगे तो एक ही बार छिड़काव करने से किसान भाई को चना में जो है पूरी तरीके से उनकी फसल सुरक्षित हो जाएगी। क्योंकि जब बड़ा ये लार्वा हो जाता है और जब काफी हो जाता है तो कभी कभी दवा भी कारगर नहीं होती है, तो शुरू में ही छिड़काव करना बहुत ही लाभप्रद है। इसी तरीके से अरहर की जो अवस्था है, ये जो अवस्था है सबसे उपयुक्त अवस्था है। पीले पीले फूल देख रहे हैं इस समय फूल आ गए हैं इसी समय, क्योंकि कहीं न कहीं लार्वा होगा। अगर हम किसान भाई इसको अरहर का में इसी अवस्था में दवा का छिड़काव इंडोक्सा कार्ब का कर दें तो बहुत ही अच्छे तरीके से अरहर में फली बेधक का प्रबंधन पहले से ही सुरक्षा की दृष्टि किया जा सकता है। क्योंकि अरहर में जब पौधों में फलियां लग जाती है तो फलियां लगने के बाद पौधे जो झुक जाते हैं, झुक जाने पर आदमी को अंदर घुसने में बहुत परेशानी होती है, तो दवा का छिड़काव करना ही बड़ा कठिन है। तो इसीलिए पहले ही फलियां लगे ही उसके पहले ही अगर हम छिड़काव कर देंगे जो थोड़े बहुत छोटे मोटे कीड़े हैं वो मर जाएंगे, तो जो आपकी फसल में बाद में नुकसान करते हैं एक तो उससे बच जाएगा और दवा छिड़कने की जो परेशानी आई है दोनों चीजों से आप किसान भाई जो बच जाएंगे और अच्छा फायदा उनको मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, हमारा विषय तो ऐसा है इसमें लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन हमारी घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। आप हमारे कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि हमारे कार्यक्रम में जो जानकारी आपको मिली है इसे अपनाकर आप लाभ उठाएंगे। तो अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।